नमस्कार। क्या आज की तारीख में नेपाल अगला श्रीलंका बनने जा रहा है? क्योंकि वहाँ महंगाई दर 7-14% है और उनका विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 6 महीने पुराना है। पेट्रोल की कीमत 150 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गई है और अखबार काठमांडू पोस्ट ने साफ कहा है कि नेपाल आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे में हाल ही में चीनी विदेश मंत्री ने नेपाल का दौरा किया। तो क्या चीन इस बार भी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह अवसरवादी परजीवी बनने की योजना बना रहा है? खैर, आइए जाने। अब भारत का एक और पड़ोसी देश नेपाल संघर्ष कर सकता है। काठमांडू के एक हालिया फैसले ने दुनिया का ध्यान खींचा है। नेपाल सरकार ने हाल ही में विरासत की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब भारत के उत्तर में एक नया श्रीलंका तैयार हो रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आज नेपाल में क्या हो रहा है। खैर, आज नेपाल में 4 बड़े मुद्दे हैं। नंबर 1, उच्च मुद्रास्फीति दर। पिछले साल नेपाल की महंगाई दर 303% से बढ़कर 714% हो गई है। यानी बुनियादी खाद्य पदार्थ 100 रुपये प्रति किलो के रेट को पार कर गए हैं। अंक संख्या 2, घटता विदेशी मुद्रा भंडार। फॉरेक्स का मतलब देश में मौजूद विदेशी मुद्रा से है। स्वस्थ भंडार होने से किसी भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान हो जाता है। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है और घटने से मेरा मतलब है कि पिछले साल उनका विदेशी रिजर्व 18.5% गिर गया है। यानी अगर नेपाल बचने की कोशिश भी करेगा तो सिर्फ 6-7 महीने ही टिक पाएगा। अंक संख्या 3, उच्चायात। नेपाल एक आयात पर निर्भर देश है और 2021 में नेपाल ने अपने निर्यात से 8-6% अधिक आयात किया। इस मौजूदा संकट के कारण 2022 में नेपाल का आयात निर्भरता अनुपात गिरकर 11.3% हो गया। अंक संख्या 4, घटती प्रेषण। जब विदेश में रहने वाले या काम करने वाले लोग अपने देश में पैसा भेजते हैं तो वे इसे प्रेषण कहते हैं। और 2018 में नेपाल की जीडीपी का 25% रेमिटेंस था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021 के पहले महीने में उस प्रेषण में 18% की गिरावट आई। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि नेपाल में ये 4 मुद्दे किसी बड़े मुद्दे से कम नहीं हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि नेपाल में ये सारे मुद्दे अचानक कैसे उठ खड़े हुए। खैर, अगर आप नेपाल की स्थितियों का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये अचानक पैदा नहीं हुई। दरअसल इनके पीछे 4 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, कोविड महामारी। अन्य देशों की तरह नेपाल के आर्थिक संकट की कहानी भी कोविड महामारी से शुरू होती है, जिसमें नेपाल 2 बड़े संकटों से जूझ रहा था। नंबर 1, प्रेषण की कमी। कोविड महामारी के कारण नेपाली नागरिक विदेश और स्थानीय स्तर पर बेरोजगार हो गए और जैसे ही विदेशों में लोग बेरोजगार होने लगे, देश में विदेशी मुद्रा आनी बंद हो गई। और इतना ही नहीं, विदेशी भंडार रुकने का एक और बड़ा कारण पर्यटन था। ये क्षेत्र कुल विदेशी मुद्रा भंडार में 5% का योगदान देता था, लेकिन इसके बंद होने के बाद पर्यटन पर निर्भर 3500 उद्यमों का कारोबार बंद हो गया और लोग बेरोजगार हो गए। नंबर 2, आयात बढ़ता है। नेपाल राष्ट्र बैंक के मुताबिक सिर्फ 1 महीने में नेपाल का व्यापार घाटा 77% हो गया। यानी निर्यात की तुलना में उनका आयात 77% अधिक था, जिसके कारण देश का विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा था। अब यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है और ऐसा अक्सर कृषि अर्थव्यवस्थाओं के साथ होता है। भारत की तरह यहाँ कृषि क्षेत्र 60% आबादी को रोजगार देता है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में केवल 20% योगदान देता है। और हम भारतीय विदेशी ब्रांडों के स्वास्थ्य उत्पाद, सप्लीमेंट और सौंदर्य प्रसाधन खरीदकर अपना विदेशी मुद्रा बढ़ाते हैं। खैर, शायद इसलिए कि कभी कोई भरोसेमंद भारतीय ब्रांड नहीं रहा जो उनका मुकाबला कर सके। अब बात करते हैं नेपाल में संकट की दूसरी वजह के बारे में। रूस यूक्रेन युद्ध। नेपाल के आयात में सबसे प्रमुख आयातित वस्तु पेट्रोलियम उत्पाद हैं। सरल शब्दों में कहें तो नेपाल आयात करके अपने यहाँ पेट्रोलियम की मांग पूरी करता है, लेकिन इस साल रूस यूक्रेन संकट के कारण नेपाल की जरूरत पूरी नहीं हो सकी और इसकी वजह से वहाँ ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगी और इस वजह से नेपाल को ऊंचे दामों पर तेल खरीदना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही नेपाल में महंगाई भी बढ़ने लगी और पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने से महंगाई कैसे बढ़ेगी? खैर, आप इसका उत्तर जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप हमारा ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं। खैर, बाजार में हर वस्तु, हर किराना, हर खाद्य सामग्री, आपूर्ति श्रृंखला परिवहन के लिए पेट्रोलियम आवश्यक है ना? तो जाहिर है पेट्रोलियम महंगा है, इसलिए परिवहन महंगा है और ऐसा करने से ये राजकोषीय संकट नेपाल को घसीट रहा था। लेकिन आप जानते हैं क्या? नेपाल की इस हालत के लिए सिर्फ रूस यूक्रेन या कोविड महामारी जिम्मेदार नहीं है। एक और वजह थी जिसने बड़ी भूमिका निभाई। वजह नंबर 3, सरकार और केंद्रीय बैंक का कुप्रबंधन। दिसंबर 2021 जहां नेपाल में वित्तीय संकट शुरू हो चुका था, वहीं नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा को नेपाली अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक नजर आई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था अपने 7% विकास लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकती है। लेकिन नेपाली अर्थव्यवस्था की उथल पुथल के बीच वित्त सचिव इस बारे में ट्वीट कर रहे थे, लेकिन उसे देरी हो गई थी क्योंकि नेपाल को पहले ही तरलता संकट ने जकड़ लिया था। तरलता संकट का मतलब था कि नेपाल में बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में पैसे की कमी थी। इसे आकर्षित करने के लिए बैंकों ने ब्याज दरें 10.5% से बढ़ाकर 11.3% कर दी, लेकिन इसके बाद भी लोग बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं कर रहे थे। साथ ही ऋण अधिक महंगे हो गए, जिससे उधार लेना कम हो गया और ये एक डोमिनोज प्रभाव बन गया। और इसके 2 कारण थे। नंबर 1, अनियमित ऋण देना जिसे उधारकर्ता वापस नहीं कर सके और नंबर 2, बैंकिंग सिस्टम में पैसे जमा होने की कमी। इस कुप्रबंधन के कारण वित्त मंत्री ने सारा दोष सेंट्रल बैंक गवर्नर पर डाल दिया और उन्हें निलंबित कर दिया, जिसकी एक अलग राजनीतिक कहानी है। लेकिन हम सिर्फ कारण संख्या 4 पर आगे बढ़ेंगे। नेपाल की ऐसी हालत क्यों है? कारण नंबर 4, भ्रष्टाचार। इतना छोटा देश होने के बावजूद काठमांडू में रेट 9 करोड़ रुपए है, जो कि 7,50,000 रुपए प्रति 33 वर्ग मीटर है। यहाँ बैंकों पर इतनी ऊंची दरें रखने का आरोप
आरोप है क्योंकि नेपाल में अनियमित संपत्ति ऋण दिए जाते हैं। वहीं फरवरी 2022 तक 516 अरब रुपए का लोन दिया जा चुका है, जिसमें से 16% का उपयोग ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और रियल एस्टेट लेन देन के लिए किया जाता है और यहाँ तक कि कृषि ऋणों को भी रियल एस्टेट खरीद में लगा दिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। और ठीक है, वे ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर से लेकर मंत्रियों तक की संपत्ति सरकारी सीमा से ज्यादा है और इन्हीं सब कारणों से नेपाल श्रीलंका बनने की राह पर है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि नेपाल को इस संकट से बचाने के लिए नेपाली सरकार क्या उपाय कर रही है? खैर, वे आयात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। नेपाल की विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए कुछ चीजों के आयात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे कारों, विलासितापूर्ण सामान, विस्की, तंबाकू और अन्य सामानों का आयात। दरअसल वाणिज्यिक बैंक प्रतिदिन केवल 10 किलो सोना ही आयात कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और यह प्रतिबंध 26 अप्रैल 2022 से प्रभावी है और यह जुलाई 2022 के मध्य तक चलने वाला है। साथ ही विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए नेपाल में पेट्रोल के उपयोग पर कुछ कदम उठाए गए हैं। पहले की तरह पेट्रोल बचाने के लिए नेपाल सरकार ने 2 सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा की है, यानी शनिवार और रविवार। मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए अच्छा है। और दूसरा, कार्यालय का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकें और अपने वाहन नहीं हटाते। और दोस्तों, ये सारे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि नेपाल जानता है कि भविष्य में संकट और भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन नेपाल, जो अब इतनी परेशानी से गुजर रहा है, हर जगह से पाइप जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा देश है जो इस कमजोर राज्य का फायदा उठाना चाहता है। खैर हाँ, वह देश चीन है, क्योंकि इस राज्य में भी चीन 3 अलग अलग तरीकों से नेपाल को अपने ऊपर निर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। पहला तरीका यह है कि अमेरिका और नेपाल के बीच संबंध तोड़ दिए जाएं और चीन और नेपाल के बीच संबंध मजबूत किए जाएं। इधर चीन मूल रूप से अमेरिका और नेपाल के बीच MCC अनुदान में हस्तक्षेप कर रहा है, ताकि अमेरिका और नेपाल के रिश्ते टूट जाएं और चीन खुद सहारा बनकर नेपाल को कंधा दे दे। MCC अनुदान वह समझौता है जिसके कारण नेपाल अपनी विकासात्मक सहायता के लिए अमेरिका पर निर्भर हो गया है और चीन उसी निर्भरता को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण अमेरिका ने नेपाल को चेतावनी भी दी है कि अब वह समझौते की समीक्षा करेगा। अब इसके बाद क्या? नेपाल को चीन से दोस्ती कम करनी चाहिए ना? खैर, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। दरअसल हाल ही में 25 से 27 मार्च को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने काठमांडू का दौरा किया था। यहाँ उन्होंने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर करने की बात कही, जो सीधे तौर पर चीन नेपाल के बंद होते रिश्तों की ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरा तरीका है व्यापार निर्भरता। 2017-18 से चीन नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। दरअसल उसी साल नेपाल ने चीन को $23 मिलियन का निर्यात किया था। वहीं अगर इसके आयात की बात करें तो ये पूरे 15 बिलियन डॉलर का था और ये संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, जिससे नेपाल के व्यापार की चीन पर निर्भरता साफ दिखती है। तीसरा तरीका जो चीन अपना रहा है वह है कर्ज का जाल। 3 जून 2020 को नेपाल सरकार ने चीन के साथ $2-4 बिलियन का समझौता किया था, जो इसके लिए कर्ज पर था। इसके अलावा 2019-20 में नेपाल पर बकाया कर्ज 41 ट्रिलियन रुपए का था, जहां कर्ज की लिस्ट में एक नाम चीन का भी शामिल था। तो दोस्तों, क्या यह सब इस बात का संकेत नहीं है कि जैसे चीन ने धीरे धीरे पाकिस्तान और श्रीलंका को अपने ऊपर निर्भर बना लिया, क्या अब वह नेपाल के साथ भी वैसा ही करने की कोशिश कर रहा है? और क्या भविष्य में भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं? और दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको नेपाल की वर्तमान स्थिति का अंदाजा हो गया होगा। हम सभी चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द इस स्थिति से बाहर निकलें और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और हमारे दोस्तों, इसलिए इसे देखना न भूलें। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक के लिए सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे।